हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 की तरफ से एसए 2024 का अभी जो एग्जाम हुआ है उसका इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर की बताने वाला हूं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का जो अभी एग्जाम हुआ है एसए 2021 का, उसमें इकोनॉमिक्स का आंसर की आप लोगों को बताऊंगा। वो स्टूडेंट जिन लोगों ने हाफ ईयरली का एग्जाम दे के आया उनको तो देखना ही है, साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जिन लोगों के स्कूल या कॉलेज में हाफ ईयरली का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों को भी ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां देखने से पता चलेगा कि आखिरकार इकोनॉमिक्स का लेवल जो है वो पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा बढ़ गया है। एक बात हम साफ साफ बोल दे रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट जिन लोगों का क्लास 12 में इकोनॉमिक्स है, हम बता दे रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। यानी पहले जिस तरीके से इजी क्वेश्चन पूछा जाता था अब वैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर से पूछा नहीं जा रहा है। यानी कि अब अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में अच्छा से पास होना है तो आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना होगा। आप लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उन सबको आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन रट्टा मार लोगे और ये सोच के अगर आप जाओगे एग्जाम में कि भाई हम तो इससे एग्जाम में लिख देंगे पास हो जाएंगे, तो नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में आप लटक जाओगे। तो इसीलिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको समझने के तरीके से पढ़ो, ठीक है। और हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स में जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम का स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स सेम है। इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स का वन शॉर्ट वीडियो आ रहा है। हिंदी के लिए अलग वीडियो, इंग्लिश के लिए अलग वीडियो, जिसमें हम पूरा चैप्टर का A to Z टॉपिक्स को डिटेल में समझा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हर एक चीज को समझा रहे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो 100% आपका इकोनॉमिक्स है वो क्लियर तो होगा ही, साथ ही साथ उससे बाहर इकोनॉमिक्स से आपको अगर कुछ भी पूछता है तो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग 100% चीजों को कवर कर ले हैं। इसलिए मेरा तो आप लोग से सजेशन होगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स में जो हम वन शॉट का वीडियो डाल रहे हैं मेरे साथ पढ़ो और इकोनॉमिक्स में 100% अपना तैयारी कर लो। फिर आगे जाकर के एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ना ही इकोनॉमिक्स में आपका कम नंबर आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख लो। ऑलरेडी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 तक वन शॉट वीडियो हम डाल चुके हैं। बहुत ही जल्दी पार्ट ए हम लोगों का खत्म होने वाला है, तो जा करके जल्दी से वीडियो को जरूर देख लेना। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में, नीचे कमेंट बॉक्स पे हम दे देंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो इस साल भी जो आप लोगों को एमसीक्यू पूछा गया है उस एमसीक्यू में जो है आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो फिर से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। हम सबका आंसर यहाँ पे लिख करके लाए हैं और साथ ही साथ आंसर के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ कुछ और चीज भी लिखे हैं जो आपको क्वेश्चन हम आंसर की बताने के दौरान समझाते जाएंगे। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोगों को दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनटेंजिबल ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है। इनटेंजिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति वो होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ना ही उसका कोई आकार होता है। जैसे अगर कपड़े का बात करें तो कपड़े को तो देखा या छुआ जा सकता है, ये तो टंजिबल है, ठीक है। यानी कि वॉच, घड़ी को भी देखा छुआ जा सकता है, टंजिबल है। पेन को भी देखा छुआ जा सकता है, टंजिबल है। कौन बोल रहा है इनटंजिबल? इनटंजिबल मतलब अदृश्य। तो ट्रीटमेंट बोले तो उपचार, चिकित्सा को देखा या नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोल रहा है। जनरली द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल मूलतः क्या होता है? नेगेटिव होता है। आपको अगर याद होगा तो हम जो आप लोगों को पीपीसी कर्व बताए थे वो पीपीसी कर्व ऐसा होता है, ठीक है, नीचे गिरता हुआ होता है। इसी को बोला जाता है मूल बिंदु की ओर आपका कॉनकेव होना, मूल बिंदु की ओर नतोदर होना। क्या होना? नतोदर होना। तो ये मूलतः ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। हिंदी में देखो सेम यही चीज को पूछ रहा है। हिंदी में बोल रहा है सामान्यतः एक उत्पादन संभावना वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या बोल रहा है हम लोगों का। इन इकोनॉमी थ्योरीज आर स्टडीज टू इवेलुएट देयर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। मतलब याद है हम आप लोगों को जब टाइप ऑफ इकोनॉमी के ब्रांच पढ़ा रहे थे लेसन 2 में, उसमें हम बताए थे कि 2 तरीके का इकोनॉमी होता है। एक होता है हम लोगों का पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नेगेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी कि
वास्तविक विज्ञान के रूप में और एक होता है आदर्श विज्ञान। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक ही हमको ये बताता है कि किसी भी चीज का इंपैक्ट क्या पड़ता है और उसको उस इंपैक्ट को किस तरीके से दूर करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उस इंपैक्ट को दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का आपका बी। देखो वही बोल रहा है हम लोगों का आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किस अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। तो आदेशक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसको आदर्श विज्ञान बोला जाता है ना। सकारात्मक विज्ञान तो ये बताता है कि चीजें जैसे है उसको वैसे देखना चाहिए। इन चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए आदर्शक अर्थशास्त्र हम लोग को सिखाता है। लेसन 2 में हम आपको पढ़ाए हैं इस चीज को और बोले थे कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। देखो स्टैंडर्ड बढ़ गया है इकोनॉमिक्स का, आपको अपने इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर करना है, तब आपका हर चीज क्लियर होगा। विच इकोनॉमिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हम सबको पता है अर्थशास्त्र का जनक सर एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, सर एडम स्मिथ को। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोल रहा है व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइजेज होता है। तो इसमें से सब कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज होने का। ड्यू टू अनलिमिटेड नीड्स, हम लोगों का नीड्स अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और हम लोगों को अल्टरनेटेड यूज ऑफ रिसोर्सेस करना नहीं आता है, इसलिए हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के इनमें से सब कारण है। हम इसके ऊपर भी पढ़ाए थे और बोले थे कि ये VBI है। देखो पूछ दिया ना, हम लोग के पास असीमित आवश्यकताएं हैं, सीमित संसाधन है और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना हम लोगों को नहीं आता है, इसलिए हम लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर एक चीज, हम जो भी चीज लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो भी चीज हम नोट्स देते हैं, हमेशा बोलते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो। हर एक नोट को कॉपी में लिख करके रखो। जो स्टूडेंट मेरा ये सारा बात को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली भाई इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में उससे ज्यादा नंबर तो किसी का नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप मेरा बात को सुन के इग्नोर कर रहे हो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हो, तब भाई इकोनॉमिक्स में तो दिक्कत होना ही है आप लोगों को। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, उपयोगिता का संबंध किससे होता है। तो उपयोगिता का संबंध, यूटिलिटी मींस क्या बताए थे, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, हम लोगों का जो भी नीड है उसको सेटिस्फाई जो करेगा वही उस गुड्स का यूटिलिटी होगा। ठीक है, बताए थे या नहीं। उपयोगिता का संबंध किससे होता है, वस्तुओं में आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति से। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट टू द फॉलोइंग आंसर एंड रीजंस। देखो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके का क्वेश्चन जेक बोर्ड आज तक नहीं पूछा था, ये CBSE बोर्ड में पूछता था, लेकिन जेक बोर्ड देखो पूछ दिया। और इसीलिए बोल रहे हैं आपको डिटेल्ड में डीपली नॉलेज रखना होगा, तब जाके समझ में आएगा। देखो एजर्सन्स क्या बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज नेगेटिव। बोल रहा है कि एक जो डिमांड कर्व होता है, कथन ये बोल रहा है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। पहले हमको ये बताओ द स्लोप ऑफ, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है हम लोगों को द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज नेगेटिव, यानी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। पहले ये बताओ ये बात सत्य है या असत्य है, सही या गलत। सर सही है, ये एकदम सही बोल रहा है कि हाँ सर डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। देखो इस तरीके से हम आप लोगों को डिमांड एंड लो ऑफ डिमांड, मांग और मांग का नियम कल ही पढ़ाए थे ना वन शॉट वीडियो में, वहां क्या बताए थे, मूल बिंदु की ओर ऐसा ये गिरता है, नेगेटिव होता है, सही बात है। दूसरा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी किसी भी वस्तु के उपभोग करने पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब जैसे जैसे एक उपभोग का इकाई को बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाला उपयोगिता घटते जाएगा, यही कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, दोनों सही है, ए भी सही है आर भी सही है। लेकिन देखो ऑप्शन में कैसे दिया हमको, बोल रहा है कि इफ ओनली आर इज करेक्ट, क्या सिर्फ आर करेक्ट है, नहीं, आर और ए दोनों करेक्ट है। ओनली ए इज करेक्ट, नहीं, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है। और ये जो आर है, क्या ये आर ए का सही चीज को बता रहा है। देखो ऊपर वाला है लॉ ऑफ डिमांड, नीचे वाला है हम लोगों का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो भाई लॉ ऑफ डिमांड गुड्स के डिमांड और उसके प्राइस के बीच रिलेशन को बताता है। मांग का नियम किसी भी वस्तु की मात्रा और उसके कीमत के बीच संबंध को बताता है।
जबकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी वस्तु के उपभोग की इकाई को बताता है, ये बताता है आपको उपयोगिता को। तो भाई मांग का नियम तो अलग चीज हुआ और ये अलग चीज, दोनों चीज सही है, लेकिन आर इसके बारे में थोड़ी बता रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। सी पे बोल रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, हाँ ये सही है कि आर और ए दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है मेरा वो ए का पूरा व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। हिंदी वाले देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, अब बताओ इसके लिए आपको डीपली थॉट होना चाहिए कि नहीं, आपको क्लियर रहना चाहिए कि नहीं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पता होना चाहिए ना। इसी सब चीज के लिए तो हम बोलते हैं कि लेक्चर वीडियो जो डाले हैं उसको पढ़ो और हमेशा बोलते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बनाओ। इतना अगर आप करोगे ना इकोनॉमिक्स पे कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और हो सकता है 12th के बाद आप खुद अपने से जूनियर स्टूडेंट लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने तक स्टार्ट कर दोगे मेरा नोट्स लेके। लेकिन वही बात है मेहनत करोगे तब तो, मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। देखो इन हिंदी में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथन और कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, सही बात है। वस्तुओं के उपभोग में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां देखो ए और आर दोनों सही है, हाँ सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, हाँ ये चीज सही है कि जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में गुरुजी? इसीलिए बोल रहे हैं फोकस, नॉलेज, स्किल, अपने ऊपर काम करो, चीजों को रटने में नहीं। अगर ये सोचोगे कि अभी नहीं पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, एग्जाम से पहले आएंगे 10-12 क्वेश्चन रट्टा मार लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। जिस चैप्टर में जिस सब्जेक्ट में अगर हम बोलेंगे ना कि हम जो पढ़ाएंगे पढ़ लो, तो बिलीव करके पढ़ लेना। और जिस सब्जेक्ट में हम बोलते हैं कि पूरा पढ़ना होगा तो प्लीज पूरा ही पढ़ना उसको। और इकोनॉमिक्स ऐसा ही है, 3-4 क्वेश्चन रट्टा मारने से इंग्लिश नहीं होगा, आपको काम करना होगा इंग्लिश में, साफ बात है। Which of the following is not an assumption of the indifference curve analysis? इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है उदासीनता वक्र, इसमें से कौन डिफरेंस नहीं है। पहला, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल। सर बिल्कुल ये तो गलत बोल रहा है ना। हम लोग जो एक इंडिफरेंस कर्व होता है उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी में ही तो करते हैं। हिग्स और एलेन जो इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताए थे उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी में ही तो बताया, ये तो सही है। बोल रहा है कौन सही नहीं है, ये तो सही है सर। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज कंटिन्यूअस, ये भी सही है सर। ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर। ना सर, यूटिलिटी को नंबर के टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता है, उसको सीरियल्स बैठाया जा सकता है, 1 2 3 ऑर्डिनल नंबर पे बैठाया जा सकता है, नंबर्स पे नहीं। कंज्यूमर्स लाइक्स मोर क्वांटिटी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है। तो मान्यता नहीं है इसका, उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, नहीं, उसको सीरियल नंबर में, ऑर्डिनल नंबर में मापा जा सकता है, नंबर्स में नहीं। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डज ए मूवमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन डिमांड कर्व रिप्रेजेंट। अगर ये मेरा डिमांड कर्व है और ये मेरा डिमांड कर्व अगर टॉप से बॉटम की ओर आ रहा है तो ये मेरा क्या बता रहा है, ये बताता है एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी कि मांग में विस्तार हो रहा है। और मांग का नियम में हम जब ये चैप्टर कर रहे थे तब हम आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड उसका दोनों का मीनिंग और दोनों को ग्राफ के साथ हम समझाए थे। तो यही बोल रहा है अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये बताता है एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी डिमांड में विस्तार हो रहा है, मांग में विस्तार हो रहा है। देखो यही क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को, एक मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर चलना क्या दर्शाता है, ये मांग में विस्तार को दर्शाता है। मांग में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या बताए थे, बताओ तो। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाए थे, लॉ ऑफ डिमांड में इनकम डिमांड में प्राइस डिमांड में समझाए थे। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है पूरक वस्तुएं। कौन सी वस्तु, पूरक वस्तु। कंप्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो एक दूसरे, कंप्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो एक ही मोटिव के लिए एक साथ यूज में लाया जाता है। और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है। तो यहां बोल रहा है कंप्लीमेंट्री गुड्स। चलो टी एंड कॉफी, भाई टी एंड कॉफी एक दूसरे का पता है कौन सा गुड्स है, सप्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि आप या तो चाय पियो या कॉफी पियो। इसके बाद रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन, भाई रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी सप्लीमेंट्री गुड्स है। आप होटल गए या तो रसगुल्ला खाओ नहीं तो गुलाब जामुन खाओ।
शर्ट एंड कुर्ता, दुर्गा पूजा आ रहा है, या तो आप शर्ट खरीद लो या कुर्ता खरीदो, ऑप्शन है दोनों में से कोई एक, तो ये है हम लोगों का सप्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन मोबाइल फोन एंड सिम ये मेरे लिए है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि अगर आप मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल के साथ आपको सिम लेना होगा, और सिम यूज करना चाहते हैं तो सिम के साथ मोबाइल खरीदना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ यूज होगा तब आपका फोन चलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सा गुड, सप्लीमेंट्री, और बाकी ये तीनों को बोलते हैं आपका ये कंप्लीमेंट्री, और ऊपर वाला तीनों सप्लीमेंट्री गुड्स है। हम पढ़ाए हैं ये सब चीज, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा पूरक वस्तु का एक युग्म कौन सा है, तो भाई चाय और कॉफी ये प्रतिस्थापन वस्तु है, रसगुल्ला और गुलाब जामुन प्रतिस्थापन वस्तु है, शर्ट और कुर्ता ये तीनों का तीनों मेरा प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, और पूरक वस्तु मेरा कौन है, मोबाइल और सिम, ये मेरे लिए कौन सा वस्तु है, पूरक वस्तु है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, कौन सा वक्र नेगेटिव होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव होता ही है, ऐसा गिरता है, बजट लाइन, बिल्कुल बजट लाइन भी नेगेटिव होता है, ऐसे बनता है, इंडिफरेंस कर्व भी तो नेगेटिव होता है, ऐसे गिरता है इंडिफरेंस कर्व, तीनों नेगेटिव होता है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही नेगेटिव होता है, ठीक है। देखो हिंदी में भी वही चीज लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है, सर जी सब, सीमांत उपयोगिता भी ऋणात्मक होता है, बजट रेखा भी, उदासीनता वक्र भी, इनमें से सभी। आगे विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन पॉइंट इन द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम में एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहां आएगा, बताओ। हम जब आप लोगों को उपभोक्ता का संतुलन चैप्टर नंबर 3 वन शॉट वीडियो पढ़ाए थे, तो सबसे एंड में सेम यही ग्राफ हम बताए थे या नहीं बताए थे, बताओ तो। एक उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता में संतुलन की स्थिति में कहां आएगा, तो क्या बताए थे, अगर ये यहाँ पे अगर इसका ये अगर उसका बजट रेखा है, क्या रेखा है, बजट रेखा, तो ये इस रेखा पे कंज्यूमर्स को टच करना है, उदासीनता वक्र यहां आएगा, यहां तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यहां वो संतुलन पे आएगा। तो देखो इस जगह पे, देखो ये देखो इस जगह पे वो संतुलन की स्थिति में आएगा, इस जगह पे। तो बताओ इस जगह पे कौन सा पॉइंट लिखा है, क्यू, यानी कि उपभोक्ता संतुलन में कहां आएगा, क्यू बिंदु पे आएगा। बताओ बताए थे या नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए थे सर जी। कहां पे संतुलन में आएगा, क्यू बिंदु पे, तो क्यू ऑप्शन नंबर कितना पे है, डी पे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सेम चीज यहीं पे बोल रहा है, कहां संतुलन में होगा, तो क्यू में होगा, अभी हम समझा दिए, ठीक है। आगे बोला गया है कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इन शो इन विच डायग्राम, बोला गया है उपभोक्ता का अधिमान किस वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है, अधिमान बताओ तो, इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र के बारे में जब हम थ्योरी समझाए थे इसका चैप्टर नंबर 3 पे, क्या बताए थे, प्रेफरेंस शेयर का मतलब जो हम लोगों का ये जो कर्व होता है, कहां गया, इंडिफरेंस कर्व, ये देखो उदासीनता वक्र, क्या बताए थे उदासीनता वक्र के बारे में, ये बताता है कि प्रेफरेंस के बारे में कि कोई एक कंज्यूमर अगर किसी एक गुड्स के डिमांड को बढ़ाते जाता है तो दूसरा गुड्स का अपने आप क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र में उपभोक्ता का अधिमान को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोला गया है मांग की कीमत लोच किस प्रकार का कथन है, बताओ। लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ाते समय सबसे पहला टॉपिक जब हम आप लोगों को मांग का नियम समझाए थे, मांग का नियम, तब हम चिल्ला चिल्ला के बार बार बोले थे, क्या बोले थे, हम बोले थे लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, लेकिन मांग की लोच मात्रात्मक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। बताए थे या नहीं बताए थे, बोलो तो, बताए थे। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई है बाबू लोग, इसलिए पढ़ाई भी आप लोगों को पहले से अच्छा से करके रखना है, ये नहीं कि 4-5 क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, एग्जाम में चले जाना, फिर बोलना इकोनॉमिक्स ना बहुत हार्ड है। भाई रट्टा मारने से ज्यादा सीखने में काम करो। और मेरा तो रिक्वेस्ट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जितना भी हम इकोनॉमिक्स में वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं सब पढ़ लो, हर एक नोट्स को कॉपी में नोट डाउन करके रखो। 1 घंटा का वीडियो आपको नोट्स बनाने में 3 घंटा लगता है, लगने दो 3 घंटा, कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए इकोनॉमिक्स अच्छा से पढ़ो। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड्स पॉजिटिव। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या बताए थे, घटिया वस्तुएं,
बोल रहा है क्या घटिया वस्तुओं में मांग डिमांड पॉजिटिव होता है? बिल्कुल सही, मांग डिमांड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे ही हाँ बिल्कुल सही, ये बताए थे हम, क्या होता है? बिल्कुल पॉजिटिव होता है। आगे, द डिमांड ऑफ एन इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेज व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज। बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ने लगता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घट जाता है। हाँ सर बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 पे बोल रहा है द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर ए गिवन गुड्स इज पॉजिटिव। बिल्कुल ये भी सही है, डिमांड कर्व गिवन गुड्स में पॉजिटिव होता है। तीनों सही है। जनरली एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्राइस टी विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ शुगर। अगर चाय का दाम बढ़ गया तो क्या उससे चीनी का मांग घट जाएगा? चाय का दाम अगर बढ़ गया तो क्या उससे चीनी का डिमांड घटेगा? अरे नहीं सर, ऐसा कैसे होगा? हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि अगर चीनी का दाम बढ़ जाए, किसका दाम? चीनी का, तो चीनी का दाम बढ़ने से चाय का डिमांड घट सकता है, क्योंकि चाय और चीनी दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल। अच्छा एक बात हमको बताओ, अगर अभी गाड़ी का कीमत अचानक से बढ़ गया तो लोग गाड़ी नहीं खरीदेगा और पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल का दाम अगर 40 रुपया कम हो गया तो क्या गाड़ी सबको खरीदने लग जाएगा? नहीं खरीदेगा। सेम यही बोल रहा है, अगर चीनी का दाम महंगा होगा तो डेफिनेटली चाय का डिमांड घट जाएगा। लेकिन अगर चाय अगर बढ़ गया या चाय अगर घट गया तो क्या इससे चीनी का डिमांड बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा सर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी 1 2 3 तीनों इसका सही है। तो चलो ऑप्शन में देखो 1 2 3 तीनों सही वाला कहाँ है? यहाँ है, 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सोचो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, जबकि जेक बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन कभी देता ही नहीं था। बाबू लोग थोड़ा यहाँ देख लेना। हाँ गलती से ये ब्लर हो गया है, क्योंकि बेचारा जो स्टूडेंट क्वेश्चन भेजा वो बड़ा मेहनत करके भेजा था, क्या किया जाए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम समझाने का कोशिश करते हैं। घटिया वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है, सही है। बोला गया है घटिया वस्तुओं में मांग घटती है जब उपभोक्ता का आय बढ़ता है, सही है। बोला गया गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है, सही है। बोला गया सामान्यतः चाय की कीमत बढ़ने पर चीनी की मांग कम हो जाती है, ये बात गलत है। ये तीनों मेरा सही है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी थोड़ा सा ब्लर हो गया। इन ए प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर 6 है। हमको ये वीडियो आज आप लोगों के लिए डालना था, लेकिन चूंकि हम आज सारा का इसका आंसर की डालेंगे, सारा सब्जेक्ट का, इसीलिए कल हम आप लोगों को ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ाएंगे, तब हम वहां बता देंगे। अभी बस इतना याद रखना, प्रोडक्शन फंक्शन किसका रिलेशन बताता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। किसका? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हम चैप्टर में अच्छा से आप लोगों को पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो बोल रहा है एक उत्पादन फलन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज इन्वर्टेड यू शेप? देखो इंपॉर्टेंट है, किस कर्व का शेप उल्टा यू आकार का होता है? किसका? उल्टा। तो एवरेज प्रोडक्ट एवरेज कोस्ट, एवरेज कोस्ट है, ये हम लोगों को लेसन 7 में पढ़ना है। ठीक है, एवरेज कोस्ट जो है वो उल्टा यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का। अब एवरेज कोस्ट उल्टा यू आकार का क्यों होता है वो हम आप लोगों को उस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। यहाँ पे वही सेम चीज बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? तो औसत लागत वक्र का उल्टा यू आकार का होता है एवरेज कोस्ट। ठीक है, इस तरीके से उल्टा होता है, ये हम पढ़ाएंगे चैप्टर में इसको आगे। बोल रहा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू ए फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों से रिलेटेड होता है। दोनों से क्या होता है? रिलेटेड होता है। आगे, अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है? साधन के प्रतिफल से होता है, एक साधन के प्रतिफल से होता है, और परिवर्तनशील अनुपात के नियम दोनों से होता है। तो राइट आंसर होगा मेरा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बोला गया है व्हाट डज ईच पॉइंट ऑफ आइसोलेटेड कर्व शो? आइसोलेटेड कर्व का एक एक पॉइंट क्या दिखाता है? ये बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेस, दो रिसोर्सेस का कॉम्बिनेशन को बताता है। समोत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? दो साधनों के संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोगों का। बोला गया व्हाट इज द रीजन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट बीइंग यू शेप्ड? यानी हम लोगों को बोल रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट बीइंग यू शेप्ड। शॉर्ट में बोला गया है कि आपका ये अल्पकाल में
कोई भी जो एवरेज कॉस्ट होता है वो यू शेप का होने का क्या कारण है? यू शेप का होने का कारण है लो ऑफ वेरिएबल अपॉर्चुनिटी, लो ऑफ वेरिएबल लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, अल्पकाल में औसत लागत यू आकार का होने का क्या कारण है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण होता है। ये चैप्टर पढ़ाते समय हम समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, शुरू में वो घटता है, फिर सामान्य रहता है, फिर वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। हम बताए थे ना लेसन 2 में पढ़ाते समय, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का कौन सा फीचर नहीं है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का फीचर नहीं है प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी लोगों के भलाई के लिए ये प्रोडक्शन नहीं करता है, खुद के प्रॉफिट के लिए करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो जन कल्याण के लिए उद्देश्य से उत्पादन करना। जन कल्याण के बारे में ये नहीं सोचता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स सोचता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अरे भाई क्या हो गया? ओहो, दिख रहा है ना? हाँ दिख जाएगा। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि परिवर्तित का एक उदाहरण है? यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मार्जिनल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया और एवरेज प्रोडक्ट, ये तीनों चीज, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। सीमांत लागत हो गया, औसत लागत हो गया और सीमांत उत्पादन, ये सब को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा स्फीति को पढ़ते हैं, यानी इन्फ्लेशन को पढ़ते हैं। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स द सेक्टर या सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होता है बेसिकली। एक होता है आपका फार्म होता है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है फैमिली। तीनों होता है। कौन होता है? तीनों होता है। ठीक है, बोला गया है अर्थशास्त्र में कितने क्षेत्र होते हैं भाई, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? तो सब होता है। ठीक है, फार्म भी होता है, सरकार भी होता है, परिवार भी होता है, इनमें से सभी। आगे बोल रहा है इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन फर्स्ट एकर्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे पहला महामंदी किस वर्ष आया था? 1929 को सबसे पहला महामंदी आया था। और इसी महामंदी के बाद ही किन्स का रोजगार सिद्धांत आया था, जिन्होंने 1936 को इसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखा था, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जे.एम. किन्स ने ही 1936 को लिखा था, इसी आर्थिक महामंदी के तुरंत बाद। तो राइट आंसर इसका 1929 होगा। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग वस्तुओं का उदाहरण है? टिकाऊ वस्तु, कौन लंबे समय तक चलेगा? तो आप तो ये देख के बता सकते हो भाई, टमाटर, मशीन, टीवी और ब्रेड, इसमें से सबसे ज्यादा दिन कौन चलेगा? भाई मशीन चलेगा। सबसे ज्यादा दिन क्या चलेगा? मशीन। और नासवान बोलता तो नासवान ब्रेड होता सबसे जल्दी, टमाटर से भी जल्दी ब्रेड खराब हो जाएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना होगा। ट्रू है इसका डी नंबर, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये आपका नेशनल इनकम उसका पार्ट है। यहां से बोल रहा है कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? अरे भाई चल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला तो याद करना होगा ना, इसको समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए बोल रहा है इन विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड। यानी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो 3 मेथड होता है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो इन 3 मेथड में किसमें हम लोग जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करते हैं? तो हम लोग इनकम मेथड में ऐड करते हैं। किसमें? इनकम मेथड में हम लोग उसको ऐड करते हैं। सेम चीज हम लोगों को ये बोल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि में वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य के मौद्रिक मूल्य को किसमें जोड़ा जाता है? आय विधि में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? आय विधि में। देखो क्वेश्चन पे बोल रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ विच इनकम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका पार्ट नहीं होता है? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। किसका पार्ट नहीं होता है? पर्सनल इनकम का। बोल रहा है वही अवितरित लाभ किसका हिस्सा नहीं होता है? तो व्यक्तित्व आय का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इसमें से घटा दिया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है द रेमुरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कैपिटल, इसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है।
बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पाद की किस कारक की पारिश्रमिक को ब्याज कहा जाता है? पूंजी, पूंजी पर ब्याज कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जीडीपी में नोट बी एन एक्यूरेट मेजर ऑफ वेलफेयर बिकॉज, यानी जीडीपी का गणना करते हैं तो वो किसी भी देश के आर्थिक विकास को बताने में सहायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें से सभी होगा, आर्थिक कल्याण को वो पूर्ण रूप से नहीं दर्शा सकता है। ये तीनों रीजन सही है उसके लिए। एक बार पढ़ना, पढ़ के समझ में आ जाएगा। वही चीज देखो क्वेश्चन पे बोल रहा है जीडीपी कल्याण का सही मापक नहीं होने का कारण क्या है? इनमें से सभी इसका कारण है। आगे व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड क्या होता है? तो वैल्यू एडेड का एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये फॉर्मूला है, ठीक है, वैल्यू एडेड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आगे सेम यही चीज बोल रहा है। आपका मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है सर जी? तो मूल्य वृद्धि का मतलब होता है आपका विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर पे, ट्रांसफर मनी इज ए पार्ट ऑफ, ट्रांसफर मनी इज ए पार्ट ऑफ, ट्रांसफर मनी जो है वो किसका पार्ट होता है? एक मिनट, 32 का हम नोट्स तैयार किए थे, ट्रांसफर मनी किसका पार्ट होता है? अच्छा रुको, इसका नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना, ट्रांसफर मनी प्राइवेट मनी, निजी आय का पार्ट होता है, ट्रांसफर मनी प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहां भी एक फॉर्मूला दिया है और बोल रहा है कि यहां से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो यहां से हम लोगों का फॉर्मूला सही है आपका ये वाला, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये फॉर्मूला है मेरा, इसका ये इसका फॉर्मूला होगा और बाकी फॉर्मूला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भाई सत्य है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जब हम आप लोगों को राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे ना, उस समय हम आप लोगों को इन सब चीज को एक्सप्लेन कर देंगे वहां, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया है और बोल रहा है कि जीटी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पता है एक्चुअल में जीटी का मतलब होता है गवर्नमेंट डिफिशिएट, जीटी का मतलब होता है गवर्नमेंट डिफिशिएट, लेकिन ऑप्शन में तो गवर्नमेंट डिफिशिएट नहीं देगा। हम दो चीज में यहाँ हैं, अगर ऑप्शन में आपको गवर्नमेंट डिफिशिएट मिलता ना तो आप गवर्नमेंट डिफिशिएट को क्लिक कर देना, अगर गवर्नमेंट डिफिशिएट नहीं मिलता है तो दूसरा राइट आंसर होगा आपका बजटरी डिफिशिएट। अगर दिखता गवर्नमेंट डिफिशिएट तो आप भाई गवर्नमेंट डिफिशिएट को ही जरूर करना, ठीक है। यहाँ चीज सेम वही बोल रहा है हिंदी में भी। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको सरकारी घाटा दिखता तो सरकारी घाटा को टिक कर देते, अगर नहीं दिखा है तो किसको टिक करना? बजटरी घाटा को। ये बजट चैप्टर में हम आप लोगों को समझाएंगे। बोला गया यहाँ पे विच आइटम इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना, विच इनकम इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का कैलकुलेट करते समय यहां से किस चीज को जोड़ेंगे? तो देखो ये ओल्ड एज पेंशन को नहीं जोड़ा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को नहीं जोड़ा जाता है, प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जोड़ा जाता है। जोड़ेंगे किसको? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। इन सबको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, नेशनल इनकम में जोड़ेंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी स्वयं की उपभोग वस्तुओं पर। राष्ट्रीय आय की गणना में किस मद को शामिल किया जाता है? वृद्धा पेंशन को शामिल नहीं करेंगे, बेरोजगारी भत्ता को शामिल नहीं करेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत को नहीं करेंगे, करेंगे स्वयं उपभोग के लिए वस्तु को। आगे 36 नंबर क्वेश्चन पे व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, हम आप लोगों को बोले थे कर लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 एडी को हुआ था, यानी 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स क्रेडिट, भारत में साख का निर्माण करने का जिम्मा किसका है? बैंकिंग में साख का निर्माण करने का जिम्मा आरबीआई के पास। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन का काम भी आरबीआई ही करता है। हम जब आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट भी बैंकिंग चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तब हम डिटेल में ये सब आप लोग को समझाएंगे वहां। देखिए सर जी आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी साख का नियंत्रण करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का नियंत्रण करती है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिक्विड एसेट, मोस्ट लिक्विड एसेट आपका करेंसी है, क्योंकि मुद्रा से बढ़ करके कोई भी बड़ा लिक्विड एसेट नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़ा तरल संपत्ति मुद्रा होता है, मुद्रा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चलो देखते हैं कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। आओ सबसे पहला, आरबीआई इश्यू करेंसी इन इंडिया, भारत में क्या पैसा छापने का काम आरबीआई करता है? सर बिल्कुल, ये करेक्ट है। आगे आरबीआई इंक्रीज द बैंक रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई,
आरबीआई इंक्रीजेज द बैंक रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, नहीं भाई गलत है। अगर कभी भी आरबीआई कभी भी अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो उसको बैंक रेट को डिक्रीज करना होगा, बैंक रेट को उसको कम करना होगा, तब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। और अगर वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है तब वो बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन भी गलत है मेरा, ऑप्शन भी गलत है मेरा। आओ ऑप्शन ढूंढते हैं। ओनली ऑप्शन है, हाँ सिर्फ ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अगर वो बैंक रेट बढ़ा देगा तो मनी कंट्रोल घट जाएगा उसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अभी तो हम लोग पढ़े आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करती है, हाँ करती है। आरबीआई मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए बैंक दर में वृद्धि करेगी, नहीं सर, बैंक दर में उसको कमी करना होगा तब मुद्रा का पूर्ति बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा का क्या कार्य होता है? तो यहाँ से सभी, मुद्रा का कार्य ये सब होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, सब करता है मुद्रा। देखो हिंदी में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक कार्य है? तो भाई सब काम करता है मुद्रा। मुद्रा क्या करता है? सब काम करता है। मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, सब करता है। हो गया 40 क्वेश्चन हो गया खत्म, हो गया ना? हाँ ठीक, बस हो गया। इतना ही हम लोगों का इकोनॉमिक्स में था। वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए बना क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम आप लोगों को समझा दिए। फिर से जाते जाते हम यही बोलेंगे बच्चा लोग, इकोनॉमिक्स में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो चीज़ों को रट्टा मारने से ज़्यादा अच्छा है चीज़ों को पढ़ो, चीज़ों को समझो और चीज़ों को याद रखने का कोशिश करो। इकोनॉमिक्स रट्टा मारने का चीज़ नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन को अगर आप रट्टा मारोगे, सोचोगे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अभी से इकोनॉमिक्स में मेहनत नहीं करोगे तो आगे इकोनॉमिक्स में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट गिरने की वजह से पूरा 12th का रिजल्ट आपका गिर जाएगा। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स है, आप क्लास 12th में है, इकोनॉमिक्स है, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सेम है। हम जो पढ़ा रहे हैं 1 शॉर्ट वीडियोज उनको कर लो, मेरा हर नोट्स को कॉपी में लिखो, मेरा हर नोट्स करो, न्यूमेरिकल हो गया, थ्योरेटिकल हो गया, फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, हर चीज जो जो हम करवा रहे हैं 1 शॉर्ट वीडियोज में कर लो। उतना कर लेने से आपका 100% सिलेबस इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का तैयारी हो जाएगा और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबसे आपका ज्यादा नंबर आएगा ही आएगा। इसलिए अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स और साइंस को चैनल सब्सक्राइब करवा देना, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स और साइंस को करवा देना, साइंस के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स और आर्ट्स को करवा देना, ताकि हम सब मिल करके पढ़े, जिसमें से सब स्टूडेंट का नंबर भी अच्छा हो और थोड़ा हम लोगों का चैनल भी जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। इन सब का पीडीएफ आपको हम कल ही राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए थे, तो आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि सारा न्यूज, सारा अपडेट, सारा पीडीएफ, सारा नोट्स, हम सब चीज आप लोगों को टेलीग्राम में ही सबसे पहले देते हैं, उसके बाद ही यूट्यूब में हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली बार। और बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का आंसर की आज हम डाल देंगे, तो जरूर सब सब्जेक्ट का आंसर की देख लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों का तैयारी किस तरीके से हुआ है या किस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है और कितना आप लोगों को और मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।